1935 Act. It was not in the devolution list of 1919, but in the 1935 Act. A notion of taxes of mineral rights had been created. Similarly, been made subject to limitations. And I'll be showing all these things. दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सबसे लंबी पेंडेंसी की सुनवाई स्टार्ट की है। ये नाना करते भी 9000 दिन से भी पुरानी पेंडेंसी है, मतलब 25 साल पुराना केस है, जहां पर बहुत सारे अभी केसेस डेवलप हो चुके हैं। 80 से ज़्यादा केसेस को इस चीज़ से अटैच किया जा रहा है। मामला है रॉयल्टी से रिलेटेड। देखो रॉयल्टी का ये जो केस है, इसमें 2-3 चीज़ों पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है। सबसे पहला तो ये कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने ये कहा था कि रॉयल्टी एक टैक्स है। तो इस बात को लेकर के बीच में भी कई जजमेंट्स आए हैं, तो यहाँ पर एक क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रॉयल्टी क्या एक टैक्स है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट एक तो ये डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा माइंस और मिनरल्स के इश्यूज़ पर या माइंस एंड मिनरल्स के लीज पे दिए जाने पे क्या वहाँ पर टैक्सेशन इंपोज करने की पावर बनती है या नहीं, और साथ में 7th शेड्यूल क्या कहती है इन सारे इश्यूज को टैकल करने की बात अगर आती है तो यहां पर हम बहुत सी चीजें बेसिक्स के साथ जानेंगे और इस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है 1957 में एक एक्ट के आधार पर, और उस एक्ट की रेलेवेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसा कि आपको पता है विश्वास दिवस का आज सेकंड लास्ट डे है, ठीक है, 10 मार्च लास्ट डेट है ही। तो ऐसे में आप संकल्प हो, टाइटन हो, प्रहार, प्रारंभ, किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर लो। और दोस्तों अगर अभी तक भी आप ये डिसाइड करने में कंफ्यूज्ड हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो PW की, वहाँ से कर सकते हो, अपनी क्लैरिटी ला सकते हो। और साथ में आपको कोई फिर भी डाउट रहे तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, सीधा कॉल करिए, आपकी क्वेरी एड्रेस कर दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल भी है कि प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर के तौर पे अगर देखें तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट कौन सा है, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और बाकी मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल लास्ट में भी दे दूंगा। तो देखो मामला यहाँ पर रॉयल्टी का आता है, तो रॉयल्टी के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा रॉयल्टी क्या चीज होती है। देखो रॉयल्टी बेसिकली ऑनरशिप के बदले में आपको मिलने वाला एक कहते हैं ना कंसिडरेशन है। कैसे कि मानो किसी इंडिविजुअल के पास में ऐसी एक तरीके से, मान लो कोई ऑथर है, उन्होंने बुक लिख दी। अब बुक लिखने के बाद में आपको पता है कि बुक को मार्केट में बेचा जाएगा किसके द्वारा, पब्लिशर के द्वारा। तो पब्लिशर मार्केट में अगर उस बुक को बेचेगा तो पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। अब अगर वो पैसा कमा रहा है तो उसमें एक्चुअल में कंटेंट किसका है, उस ऑथर का है कि नहीं, तो ऑथर का भी हिस्सा बना कि नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर पब्लिशर के द्वारा जितनी भी कॉपीज बेची जा रही हैं उनका परसेंट फिक्स किया जाएगा, और वो परसेंट जो है वो टाइम टू टाइम ऑथर के अकाउंट में ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ऑथर का जो एक अधिकार है जिसको हम बोलेंगे राइट टू यूज द एसेट, वो अधिकार ऑथर ने एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया और उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, दैट इज नॉन एज रॉयल्टी। तो यहां पर मामला कुछ ऐसा है कि तमिलनाडु के अंदर एक कंपनी आती है जिसका नाम है इंडिया सीमेंट, ठीक है, और उस कंपनी के द्वारा वहां पर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग और ये स्टार्ट कर दिया जाता है। और उससे पहले 1957 का एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा जिसको बोला गया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, MMDRA एक्ट ऑफ 1957। आप देखोगे इसमें सेक्शन 9 डाला हुआ है, और वो सेक्शन 9 क्या कहता है कि जो भी ऑनर होगा जमीन का, जिस जमीन के ऊपर माइनिंग होने वाली है, तो वहां पर माइन करने वाली जो भी लीजी कंपनी है ना, उस कंपनी को, उस ऑनर को रॉयल्टी के तौर पे अमाउंट देते रहना है। तो आप देखोगे कि ये इंडिया सीमेंट कंपनी जाती है तमिलनाडु में, काम करती है, और तमिलनाडु की सरकार को टाइम टू टाइम अपनी रॉयल्टी भी पे करती रहती है। एकदम प्रॉपर सारा काम चल रहा था। बट उसी बीच क्या होता है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक कानून लाया जाता है 1958 में। कानून का नाम यहां पर आप ध्यान से सुने, दैट इज मद्रास पंचायत एक्ट ऑफ 1958। और इस एक्ट के आधार पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोविजन ये किया गया कि पहले जो रॉयल्टी दी जा रही थी इंडिया सीमेंट के द्वारा, ठीक है, 1957 के MMDRA एक्ट के आधार पर, तो बोलो वो पहले 1 रुपया जो दिया जा रहा था वो केवल रॉयल्टी थी। अब क्या है कि ये जो मद्रास पंचायत एक्ट ला दिया ना, इसके आधार पर अब उनको
45 पैसा और देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि जो पैसा 1 रुपये में काम चल रहा था, इंडिया सीमेंट 1 रुपया पे कर रही थी तमिलनाडु सरकार को, अब वो बढ़ा करके तमिलनाडु सरकार ने कितना कर दिया, 1 रुपया 45 पैसे, मतलब 1 रुपीज 45 पैसे। तो इस तरीके से यहां पर अब सवाल आ गया कि टैक्स इंपोज करने का यहां पर अधिकार क्या पार्लियामेंट का ही है या स्टेट गवर्नमेंट भी यहां पर टैक्स इंपोज कर सकती है, पहली बात। दूसरा, क्या रॉयल्टी एक टैक्स के तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगता है। सेस किसको बोलते हैं, टैक्स के वो टैक्स ऑन टैक्स। तो यहां पर अगर सेस की इंपोजिशन की जा रही है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, इसका मतलब रॉयल्टी एक टैक्स हो गई। तो ये कई सवाल थे जिनको लेकर के यहां पर पेचीदगियां बन गई। इसको लेकर के इंडिया सीमेंट बिल्कुल भी एकदम अनकंफर्टेबल हो गया। भाई सीधी बात है, 1 रुपए की जगह 1 रुपए 45 पैसा या 1.5 गुना आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप कहां जाओगे? सीधी बात है, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। मामला पहुंचा तमिलनाडु हाईकोर्ट में, या फिर मद्रास हाईकोर्ट बोलो, तमिलनाडु हाईकोर्ट नहीं, मद्रास हाईकोर्ट में। बट मद्रास हाईकोर्ट ने इंडिया सीमेंट को कोई ज्यादा फेवर नहीं किया। फिर बाद में अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इंडिया सीमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट साफ साफ था कि देखो जी, रॉयल्टी जो है वो तो हम दे ही रहे थे, उसके ऊपर सेस लगाने का अधिकार तमिलनाडु लेजिस्लेचर को नहीं है, जो कि उन्होंने पंचायत एक्ट ऑफ 1958 के आधार पर किया। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर एक क्लैरिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1957 का एक्ट किसको एम्पावर करता है। जब ये सुनवाई आगे चल ही रही थी तो आप देखोगे कि 1989 में फिर एक 7 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जब पूरी सुनवाई हुई तो उसके बाद में एक क्लैरिटी निकल के आई, वो ये कि देखो जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है उसकी जो लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट का मतलब आप जानते हो, दैट इज आपकी लिस्ट फर्स्ट का मतलब हो गया यूनियन लिस्ट। उसमें एंट्री नंबर 54 है ना, वो ये कहती है रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट। ओके, तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, और ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, इसका मतलब इसमें एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम करेगी। और पार्लियामेंट ने इसके आधार पर ही 1957 का एक्ट बनाया था, ठीक है, MMDRA एक्ट, ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। और उस एक्ट के आधार पर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि वो अपने हिसाब से टैक्सेशन के मैकेनिज्म को रेगुलेट करेंगे। तो यहां पर टैक्स लगाना है, बढ़ाना है, घटाना है, ये काम बोला पार्लियामेंट का है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। जबकि सेस किसने लगाया था? स्टेट लेजिस्लेचर ने। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं? अब आप देखोगे कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर कोई पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट केवल टैक्स कलेक्शन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट केवल टैक्स कलेक्शन कर सकती है। बाकी जो कुछ भी काम होंगे वो मोर और लेस कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट ने 1957 के एक्ट के आधार पर किया हुआ है। और साथ में एक बात और बोल दी कि रॉयल्टी जो है वो एक तरीके का टैक्स ही है। और टैक्स की जब बात आ गई तो यहां पर पावरफुल कौन हो गया 1957 के एक्ट के आधार पर? मोर और लेस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया कि देखो जी, अगर आप 7th शेड्यूल की सेकंड लिस्ट, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, उसके अंदर आप एंट्री नंबर 23, 45 और 50 को उठा करके देखोगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ऑथराइज करती हैं कि वो लैंड रेवेन्यू और मिनरल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है। पर इस बात को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और इंडिया सीमेंट के फेवर में जजमेंट दे दिया और कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। बट साथ में एक फ्रेज और दे दिया कि रॉयल्टी इज ए टैक्स। अब देखो, ये जो रॉयल्टी इज अ टैक्स है ना, यही एक अपने आप में सवाल बन गया कि रॉयल्टी टैक्स कैसे हो सकता है। रॉयल्टी टैक्स के मामले को लेकर के 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच के सामने एक केस और जाता है। पर उस केस में यहां पर 5 जजेस की बेंच ने क्या कहा, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो बात यह थी कि देखो, जब 1989 की 7 जजेस की बेंच ने जजमेंट दिया ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की उस 7 जजेस की बेंच का कहने का मतलब तो था ये कि सेस जो लगाया जा रहा है रॉयल्टी के ऊपर, मतलब रॉयल्टी के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो तो देखो टैक्स बोला जाएगा, बट रॉयल्टी खुद में टैक्स नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को कि रॉयल्टी एक टैक्स नहीं है। ये बात बोली 5 जजेस की बेंच ने 2004 में। पर रॉयल्टी पे लगाया जाने वाला जो सेस है वो कहीं ना कहीं टैक्स है।
प्लस साथ में ये कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो टैक्स इंपोज कर सके मिनरल से रिलेटेड कोई भी अगर इशू आता है तो। कहने का मतलब कि बात तो वो की वो कह दी 1989 वाली, बट यहां पर मुद्दा क्या आ गया, मुद्दा ये आ गया कि वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी कि 1989 में जजमेंट में रॉयल्टी को टैक्स नहीं बोला था, सेस ऑन रॉयल्टी को टैक्स बोला था। ये जब बात आ गई 2004 में, फिर इसके आगे मामला बढ़ता है, इसके आगे मामला बढ़ता है जिसमें 1992 से स्टोरी स्टार्ट होती है। होता क्या है कि 1992 में बिहार सरकार के द्वारा, बिहार की लेजिस्लेचर के द्वारा बिहार कोल माइनिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 लाया जाता है। इस एक्ट में भी मोर और लेस वही बात थी कि रॉयल्टी के ऊपर टैक्स, इस तरीके की बात हो रही थी, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स ये लगाने की बात हो गई। ये बात अगेन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई क्योंकि ऑलरेडी था ना ये जजमेंट कि हाँ भाई टैक्स लगाने की जो अथॉरिटी है वो मोर और लेस माइंस एंड मिनरल्स के लिए किसके पास में है, ये अवेलेबल है यूनियन गवर्नमेंट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और इसके साथ साथ में लगभग 80 और केसेज आ गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बंच बन गया जिसमें यह था कि टैक्स इंपोज या टैक्स लगाने की जो एक तरीके से अथॉरिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट की है, उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी है, या फिर रॉयल्टी है वो एक टैक्स है या नहीं है। ये कई सवाल बन गए और इसी सवाल को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है। क्योंकि आपको पता है अभी तक जितने भी जजमेंट हमने देखे उसमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी गई थी, 7 जजेस की बेंच जो 1989 वाली थी। अब इसको अगर रिव्यू करना है 7 जजेस की बेंच वाली स्टेटमेंट को जिसमें क्या बोला था, रॉयल्टी एक टैक्स है, ठीक है। अब उस बात को यहां पर रिव्यू करने के लिए 9 जजेस की बेंच ही बिठाई गई है। अब इस बेंच के सामने सुनवाइयां चल रही हैं और सुनवाइयों में जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक तो साफ साफ ये कह दिया गया कि देखो स्टेट लिस्ट में ये चीजें मेंशन्ड है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी ये पावर्स रहती हैं कि वो अपने हिसाब से टैक्सेशन लगा सकें, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर रॉयल्टी एक टैक्स के तौर पे देखी गई तो आप एक चीज बताओ, अगर किसी जमीन में मान लो किसी इंडिविजुअल एक्स के पास में जो प्राइवेट बंदा है उसके पास में अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे सेंट्रल गवर्नमेंट को माइनिंग करवानी है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर रॉयल्टी देगी कि नहीं? डेफिनेटली रॉयल्टी जाएगी। अब ये बताइए कि उस रॉयल्टी को अगर आप टैक्स मानोगे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स देगी क्या किसी को? फिर ये बताओ सॉवरन कौन है, सॉवरन कौन है? ये सवाल उठ रहा है। तो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बट एक चीज यहां पर हमें समझनी होगी कि यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसमें मेंशन जो प्रोविजन है जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड अगर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है तो उसमें आप पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा और स्टेट जो है वो लिमिटेड मैनर में ही अपनी फंक्शनिंग को कर सकेगा। अब देखने वाली बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। बाकी अभी तक के जो डेवलपमेंट्स थे वो हमने यहां पर देख लिए कि वाकई में ये मामला इतना सीधा नहीं है। अब ये जो 9 जजेस की बेंच है ना, इसके लिए एक बेस भी है, वो था 2011 का। होता क्या है कि 2011 में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया सामने। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या निकल के आया कि एक तरफ तो इंडिया सीमेंट वाले केस में तो ये बोल दिया गया कि रॉयल्टी एक टैक्स है, और एक 2004 का केस था जिसमें ये बोल दिया रॉयल्टी एक टैक्स नहीं है। तो ये भी तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसको भी क्लियर करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिलकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाइयां स्टार्ट कर दी है। तो ये अपने आप में 25 साल बाद में एक जजमेंट का रिव्यू होगा जो कि बहुत लंबा कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो हमें कवर करनी थी। साथ में आपका जो सवाल था उसका जवाब हमने देखा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट्स भी बढ़ती चली जाती हैं, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के मैकेनिज्म में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।